फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हुए अगर निवेशक की मौत हो जाए तो नॉमिनी को रकम मिलेगी या फिर वो फंड्स गंवा बैठेंगे। नॉमिनी के पास क्लेम हासिल करने की क्या क्या तरीके हैं, आज इसी पर हम खास शो लेकर आए हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर के MD पंकज मठपाल जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। ये शो इस वक्त ट्विटर और फेसबुक दोनों जगह पर लाइव है। आप चाहें तो वहां से हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको केवल कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर अपने सवाल टाइप करने हैं। और पंकज मठपाल जी हमारे साथ अगले आधे घंटे के लिए बने हुए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल कर पाए। तो पंकज जी, शो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर म्यूचुअल फंड निवेशक की मौत हो जाती है, असमय तरीके से अगर मौत हो जाती है, तो ऐसे में नॉमिनी जो है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कैसे जो है वो अपने लिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा शुरुआत में ये बताइए कि जो सबसे अहम सवाल है, क्या ये फंड्स ट्रांसफर जो होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? देखिए, अगर जॉइंट फोलियो है, मतलब कि अकाउंट में फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर, मतलब दो से ज़्यादा होल्डर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप सिंपल एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देकर और रिक्वेस्ट लेटर देकर, उसके साथ में अलग से है कि आपको बैंक भी अपडेट करना है, KYC करनी है, लेकिन वो आसान है। और अगर नॉमिनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉमिनेशन हमेशा बराबर से होना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि लोग नॉमिनी बनाते तो हैं इन्वेस्टमेंट करते समय, लेकिन ऐसा होता है कि नॉमिनी की डेथ पहले हो चुकी होती है और अपडेट करना भूल जाते हैं, तो तब भी बहुत दिक्कत आएगी। अदरवाइज अगर फोलियो में 2 होल्डर हैं या फिर नॉमिनेशन किया हुआ है तो थोड़ी सी उसकी प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी, लेकिन आप ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं यूनिट्स एक पर्सन के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर। जी, जैसा कि पंकज जी आपने अभी जिक्र किया कि अगर आपने नॉमिनी किसी को सिलेक्ट किया हुआ है और उसकी मौत पहले हो जाती है तो कई बार ऐसे में भी होता है, देखा गया है कि लोग भूल जाते हैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स में जब हम निवेश करने जाते हैं तो क्या हम एक से ज़्यादा नॉमिनी को शामिल कर सकते हैं उसमें, या फिर 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो फंड्स में निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पहली बात अकाउंट होल्डर्स की है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर सिंगल होल्डर या जॉइंट फोलियो भी हो सकता है। अगर जॉइंट है तो 2 या 3 भी आप रख सकते हैं, मतलब 3 लोग साथ में, एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड, वाइफ और सन, 3 उसमें अकाउंट होल्डर हैं, ऐसा हो सकता है। और ऐसे में अगर किसी एक की डेथ हो जाती है, पहले बात करते हैं कि अगर 2 अकाउंट होल्डर हैं और सेकंड अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर जीवित है, तो उसमें आप सिंपल एक डेथ सर्टिफिकेट देकर सेकंड अकाउंट होल्डर का नाम डिलीट कर सकते हैं। और साथ में अगर, क्योंकि फर्स्ट अकाउंट होल्डर जीवित है तो ऑब्वियस है कि उनका बैंक अकाउंट तो सेम ही होगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर KYC अपडेट नहीं है तो KYC आपको अपडेट करना होगा। और अगर फर्स्ट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो फिर उस केस में, क्योंकि अकाउंट होल्डर फर्स्ट को डिलीट करना है और सेकंड के नाम पर यूनिट्स, पूरी की पूरी यूनिट जो है सेकंड अकाउंट होल्डर के नाम पर होनी चाहिए। ऐसे में अगर नॉमिनेशन ऑलरेडी है तो वो ठीक है। अगर नॉमिनेशन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर 2 अकाउंट होल्डर हैं तो इन्वेस्टर्स नॉमिनी बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ईदर और सर्वाइवर का केस है, 2 अकाउंट होल्डर्स हैं तो किसी नॉमिनी नहीं रखते हैं। लेकिन क्योंकि एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है तो कंपल्सरली नॉमिनी बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर था उसका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड था और यहाँ पर उसी की डेथ हो गई है, तो आपको बैंक अकाउंट भी, जो आप सेकंड अकाउंट होल्डर था वो सोल अकाउंट होल्डर बन जाएगा और उसका KYC भी करना होगा अगर पहले से नहीं किया हुआ है, और बैंक अकाउंट भी अपडेट करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मेट है बैंक अकाउंट का, वो जमा करना होगा। डेथ सर्टिफिकेट वो या तो नोटराइज होना चाहिए या फिर गजेटेड ऑफिसर से वो अटेस्टेड होना चाहिए, वो आप लगा सकते हैं। और साथ में जो बैंक का सर्टिफिकेट, जो बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे वो भी बैंक मैनेजर से सर्टिफाई होना चाहिए। और साथ में एक कैंसिल चेक आपको साथ में लगाना होगा, तो आपका बैंक भी अपडेट हो जाएगा, आपका जो
फर्स्ट अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हुई है वो डिलीट हो जाएगा, सेकंड अकाउंट होल्डर ऑटोमेटिकली सोल अकाउंट होल्डर बन जाएगा। तो ये आपको प्रक्रिया करनी होगी। अब अगर नॉमिनी आपने बोला था कि दो से एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको नॉमिनेशन तो जरूर करना चाहिए और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, और आप साथ में कितना % किसको एलोकेट करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। वो भी फॉर्म में जगह होती है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं उसमें ये प्रोविजन है कि आपको अगर दो नॉमिनी हैं तो दोनों को किस % में आपको एलोकेट करना है इन केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है आपको पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है अगर आपने नॉमिनी को सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन कई बार फर्ज कीजिए पंकज जी, आजकल ऐसा भी होता है चूंकि एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, एक परिवार के लोग जो हैं वो अगर फंड होल्डर हैं, सारे के सारे अकाउंट में हैं, या फिर नॉमिनी है और सबकी मौत इकट्ठे हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उन फंड्स का क्या होता है? क्या कोई रिश्तेदार उन्हें क्लेम कर सकता है? बिल्कुल, देखिए ये दुर्घटना हो सकता है कभी ऐसा कि परिवार में अगर दो अकाउंट होल्डर्स भी हैं और नॉमिनी भी उनकी भी डेथ हो जाती है। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि विल, अगर विल लिखी हुई है तो विल के अंदर जिसको भी बेनिफिशियरी बनाया गया है उसको ये क्लेम करना होगा। जो भी यूनिट्स हैं उनको क्लेम कर सकते हैं। और अगर विल नहीं लिखी हुई है या जिसका नाम विल में दिया हुआ है, अगर हम ये मान के चलें अगर सभी की डेथ हो गई और विल में जो परिवार के सदस्य थे उनकी भी डेथ हो गई, अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर पहली बात कि विल लिखी हुई है और विल में जिनके नाम लिखे हुए हैं वो लोग जीवित हैं, तो वो विल को प्रोबेट कराकर उसको जमा कर सकते हैं। और बाकी जो प्रक्रिया, जैसे पहले हमने बात की थी कि रिक्वेस्ट लेटर देना है और साथ में बैंक अपडेट करना है, जिसके नाम पे यूनिट्स ट्रांसफर होने वाली हैं उसका केवाईसी करना है, ये प्रोसीजर तो रहेगा ही, लेकिन विल की कॉपी लगाकर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर विल नहीं है तो इंटरस्टेट सक्सेशन बोलते हैं, जहां पर विल नहीं होती है, उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उस केस में अगर अमाउंट छोटा है तो जो क्लेम करने वाले व्यक्ति है वो इंडेमनिटी बॉन्ड देकर, ये हर स्टेट में इसकी एक फीस अलग होती है, लेकिन जो भी स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से जो इंडेमनिटी बॉन्ड की फीस तय की गई है वो उस हिसाब से आप इंडेमनिटी बॉन्ड देकर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर रकम 2 लाख से ऊपर है, जो वैल्यू है म्यूचुअल फंड के एक फोलियो में वो 2 लाख से ऊपर है, तो उस केस में आपको फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेना होगा कोर्ट से, वो आपको सबमिट करना होगा। और उसमें ये होता है अगर लीगल हेयर भी ऐसा है कि बेटा है बेटी है, मतलब ब्लड रिलेटिव हैं, तो थोड़ा आसान है। अगर जैसे आपने बात की थी कि फैमिली के क्लोज मेंबर्स की डेथ हो जाती है, तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया ऐसी है कि कोर्ट से ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्शन दूसरा लेने वाला नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तभी उस केस में जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसके पास अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट है, ऐसे कोर्ट से कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो उसके नाम पर फिर वो यूनिट्स ट्रांसफर हो सकती हैं। लेकिन क्या नॉमिनी के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपना केवाईसी कराए अगर वो चाहता है कि उसके नाम पे यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएं? बिल्कुल, अगर जिसके नाम पर भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो एक यूनिट होल्डर से जॉइंट अकाउंट होल्डर के नाम पे ट्रांसफर करनी हो या फिर स्पेशली नॉमिनी के नाम पे करनी हो, अगर उनकी पहले से केवाईसी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉमिनी है उसका खुद का भी फोलियो हो, खुद का भी इन्वेस्टमेंट हो और उसने पहले से केवाईसी किया हो, तो उस केस में वो अपने केवाईसी, क्योंकि पैन नंबर देगा तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि वो उसका केवाईसी एक्टिव है। लेकिन अगर वैलिड केवाईसी नहीं है तो उस केस में केवाईसी पहले करना होगा, तभी यूनिट्स उस अकाउंट होल्डर को ट्रांसफर होंगी। और अगर नॉमिनी माइनर है तो उस सूरत में क्या होता है पंकज जी? अगर नॉमिनी माइनर है तो उसको एक अपॉइंटी, मतलब एक गार्डियन रखना होगा। जो गार्डियन है वो कोई भी उसका फैमिली मेंबर होगा, वो गार्डियन होगा और गार्डियन की केवाईसी होगी। उस केस में नॉमिनी जो होगा, मतलब माइनर है, उसकी केवाईसी नहीं, उसके बजाय जो गार्डियन रखा है उस गार्डियन की केवाईसी होगी। उसका पैन नंबर, उसका आधार कार्ड या दूसरा कोई एड्रेस प्रूफ के साथ में उसका केवाईसी करना होगा।
बिल्कुल, तो माइनर का केवाईसी जो है वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसे में गार्जियन रखना जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है, तभी जो है फंड्स ट्रांसफ़र हो पाएंगे। खैर इस बीच में पंकज जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना सवाल पूछिए। जी धन्यवाद मैडम। हाँ, मेरा सवाल है कि इंडेक्स फंड के बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर लंबी टाइम तक हम इन्वेस्ट करें तो ये सक्सेसफुल है क्या? और क्या आपने अभी फिलहाल किसी फंड में निवेश किया हुआ है, किसी इंडेक्स फंड में या किसी और म्यूचुअल फंड में? जी मैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। जी, तो एक ही आपके पास फंड है जिसमें अभी आप फिलहाल निवेश कर रहे हैं? जी मैडम। ठीक है, और आप कितने साल तक निवेश करना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य अपने निर्धारित किया हुआ है क्या आकाश जी? हाँ, कम से कम 10 साल तक के लिए। जी, तो पंकज जी आकाश जी जो है फिलहाल एक ही फंड में जो है वो 20,000 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इनके पास है, अगले 10 साल तक ये निवेश करना चाहते हैं और इंडेक्स फंड्स के ऊपर आपकी राय चाहते हैं, तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? पहले तो बता दूं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। बेसिकली आप जब किसी स्कीम में निवेश करते हैं तो उसके अंडरलाइंग असेट क्या है उस पर निर्भर करता है कि वो फंड कैसा है। अब इक्विटी फंड जो होते हैं उसके अंडरलाइंग असेट जो होते हैं शेयर्स होते हैं, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक्टिवली मैनेज फंड जिसको एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उसमें कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं और एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। जो इंडेक्स फंड होते हैं वो जो इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया यूटीआई निफ्टी इंडेक्स का। मैं एक बात बता दूं यहाँ पर, यूटीआई निफ्टी 50 नहीं है, बल्कि यूटीआई या तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है या फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये हो सकता है। तो जो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है वो एक लार्ज कैप फंड है। वहाँ पर जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं वही रेप्लिकेट हैं, सेम वो पैसिवली मैनेज फंड है। और जो नेक्स्ट 50 फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50, वो लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स है। तो अब यहाँ पर ये है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड है, इसको एक्टिवली मैनेज नहीं करता है। जो स्टॉक्स आपके इंडेक्स में रहेंगे वही आपके स्कीम में रहेंगे। अब अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और अच्छा पैसा निवेश कर रहे हैं तो मेरी सलाह यह है, हालांकि इंडेक्स फंड अच्छे हैं क्योंकि हमने देखा है पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स काफ़ी ऊपर गए, लेकिन जो एक्टिवली मैनेज फंड हैं चाहे वो लार्ज कैप हो मिड कैप हो, वहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। तो कई बार ये होता है कि लंबे समय में इंडेक्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनको एक्टिवली मैनेज फंड भी कई बार बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में बहुत सारे एक्टिवली मैनेज फंड ऐसे हैं जिन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप 20,000 रुपये निवेश कर रहे हैं तो आप, मेरी सलाह है कि 2-3 स्कीम में कीजिए। आप जो इंडेक्स फंड में कर रहे हैं उसको भी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए और एक एक्टिवली मैनेज डाइवर्सिफाइड मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। तो ऐसा नहीं है, अगर हम ये बात करें कि इंडेक्स फंड ही अच्छे होते हैं तो ऐसा भी नहीं है। एक्टिवली मैनेज फंड बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप मिड कैप, मैं उदाहरण दूंगा, जिन्होंने लंबी अवधि में इंडेक्स फंड को के परफॉर्मेंस को बीट किया है। तो इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में दोनों तरह के फंड होने चाहिए। इंडेक्स फंड भी, इंडेक्स फंड में कॉस्ट कम होती है, ये अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, तो अपने पोर्टफोलियो में आप दोनों तरह के फंड को शामिल कीजिए। आज हम म्यूचुअल फंड में चर्चा कर रहे हैं कि अगर फंड निवेशक की किसी भी परिस्थिति में मौत हो जाती है तो नॉमिनी किस तरह से उन फंड्स पर अपना क्लेम कर सकते हैं। और चर्चा में हमारे साथ पंकज मटपाल जी बने हुए हैं। तो पंकज जी, हमने तमाम तरह की चर्चा की कि अगर अकाउंट होल्डर ज़्यादा हो या फिर नॉमिनी ज़्यादा हो, लेकिन अगर कोई निवेशक ऐसा है जिसने किसी नॉमिनी को सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ है या फिर उसके अकाउंट में और कोई अकाउंट होल्डर है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है? जी, अगर नॉमिनी बनाया ही नहीं है या नॉमिनी बनाया था और नॉमिनी की पहले ही डेथ हो गई, अपडेट नहीं किया, इसका मतलब ये कि नॉमिनेशन जो है वैलिड नहीं है। और अकाउंट होल्डर भी, जैसे आपने बोला कि सिंगल है, तो फिर ये इंटेस्टेड सक्सेशन है। यहाँ पर प्रूव करना होगा कि जो क्लेम करने वाला व्यक्ति है वो लीगल हियर है। अब उसका अगर वो लीगल हियर है तो या तो इंडेमनिटी बॉन्ड भर के, मतलब वो डेथ सर्टिफिकेट देगा, रिक्वेस्ट देगा और साथ में एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा, ये प्रूव करने के लिए कि कोई क्लेम आया तो मेरी जिम्मेदारी है।
तो इंडेमनिटी बॉन्ड उसको देना होगा, और साथ में जो क्लेम कर रहा है उसका अपना केवाईसी होना चाहिए, पहले से नहीं है तो करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बैंक अपडेट, क्योंकि जिसका पहले से अकाउंट था उसकी डेथ हो गई है, तो जो क्लेम कर रहा है वो अपना बैंक अकाउंट भी वहां पर अपडेट करेगा। इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ में ये यूनिट्स जिसकी डेथ हुई है उसके नाम से, जो क्लेम कर रहा है उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। लेकिन अगर अमाउंट बड़ा है, अगर ये मैं बात कर रहा था अगर 2 लाख से नीचे का अमाउंट है तब तो ये पॉसिबल है, अगर 2 लाख से ऊपर है तो सिर्फ इंडेमनिटी बॉन्ड देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर या तो फिर विल हो, अगर विल में उसका नाम है तो आप दे सकते हो, और अगर विल है तो फिर इंडेमनिटी की ज़रूरत भी नहीं है अगर वो 2 लाख से कम भी है। लेकिन 2 लाख से ऊपर है और विल नहीं है तो फिर उस केस में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर या लीगल हेयर सर्टिफिकेट या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो कि कोर्ट से मिलती हैं, ये चीज़ें कोर्ट से मिलेंगी, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। और वहाँ पर घर में अगर कई बार ऐसा भी है कि 4 बच्चे हैं और अगर उसमें से एक कोई क्लेम कर रहा है तो तीनों नो ऑब्जेक्शन देंगे कोर्ट को कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो एक व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है उसको बैंक लीगल हेयर का सर्टिफिकेट देगा। या एक से ज़्यादा लोग क्लेम कर रहे हैं, अगर ज़्यादा बच्चे हैं या भाई बहन हैं, जैसा भी कोई केस हो, उस केस में कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। खैर, इस बीच में पंकज जी हमारे पास एक सवाल और आया हुआ है ईमेल के जरिए, उसे भी शामिल कर लेते हैं। अंशुमान शर्मा का ये बताते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी और पिछले 3 से 4 साल से ये निवेश भी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में फिलहाल ये 12,500 रुपये प्रति माह का निवेश कर रहे हैं और फंड्स की मौजूदा वैल्यू जो है वो करीब 4 लाख रुपए की है। पीपीएफ में 12,500 रुपये का निवेश करते हैं और पीपीएफ में अब तक इनके पास 3.5 लाख रुपए हो भी चुके हैं। इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बता देती हूँ। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, L&T मिड कैप और HDFC टॉप 100 फंड इनके पास है। और इनके लक्ष्य जो हैं वो ये है कि 10 साल में इन्हें अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए चाहिए और इसके अलावा 20 साल के बाद इनको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, जिसके लिए इन्हें 1.5 करोड़ रुपए भी चाहिए। तो जानना चाहते हैं कि हालिया निवेश से क्या ये अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएंगे या पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए, तो वो काफ़ी कम होंगे, शायद वो रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। और दूसरी बात, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल काफ़ी लंबी है, लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, और आप 20 साल के बाद की बात कर रहे हैं तो क्योंकि मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ बड़े अमाउंट का प्रोविजन करना चाहिए। 1.5 करोड़ की बात करूं, अगर मैं 6% का भी इन्फ्लेशन लेके चलता हूं तो 20 साल के बाद जो आज के लगभग 46 लाख के बराबर ये 1.5 करोड़ हो जाएगा। मतलब जैसे आज 46 लाख है, वो 1.5 करोड़ की कीमत होगी 20 साल के बाद में। तो पहले तो टारगेट बढ़ाइए अपना। दूसरी बात ये कि आप पीपीएफ में अच्छा निवेश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी उतना ही कर रहे हैं, जबकि अगर लंबी अवधि का निवेश करते हैं तो आपका इक्विटी फंड्स में निवेश ज़्यादा होना चाहिए, इक्विटी में एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जैसे बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये तो आप बढ़ा ही सकते हैं, तो वो तो आप बढ़ाइए ही। साथ ही हर साल अपने निवेश को जितना भी हो सके, अगर 10% तक भी हर साल बढ़ा सकते हो तो उसको बढ़ाते रहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। साथ ही बच्ची के एजुकेशन में भी हमने देखा है हमेशा कि आजकल 10% के हिसाब से एजुकेशन की कॉस्ट हर साल बढ़ती रहती है, तो आपको थोड़ा सा पैसा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। एग्जिस्टिंग स्कीम आपके पोर्टफोलियो में अच्छी हैं, उसमें आप बने रहिए। बिल्कुल, तो इन तमाम स्कीम्स में जिनमें आप निवेश कर रहे हैं, स्कीम्स अच्छी, आप बने रहिए। खैर, एक सवाल हमारे पास फेसबुक के जरिए आया पंकज जी, उससे भी शामिल कर लेते हैं। राकेश का सवाल है, ये बताते हैं कि रिलायंस और L&T टैक्स सेविंग फंड्स में निवेश कर रहे हैं और 3 साल तक जो है वो निवेश को जारी रखना चाहते हैं, तो क्या आप इन्हें सलाह देंगे कि इस निवेश को जारी रखा जाए या नहीं? देखिए, टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना है तो ELSS या टैक्स सेविंग फंड जो है वो बिल्कुल अच्छा विकल्प है। लेकिन जहाँ तक स्कीम का सवाल है, तो अगर आप चाहें, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं सलाह दे सकता हूं कि SIP आप दूसरी स्कीम में, कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जिनके परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर है और उनका पोर्टफोलियो इससे बेटर है, वहां पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96, ये एक बेहतर टैक्स सेविंग स्कीम है और काफ़ी पुरानी स्कीम है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इस फंड की तरफ भी आप थोड़ा देख सकते हैं अगर करना चाहें, तो ये फंड जो आप कर रहे हैं इनसे बेहतर है।
बिल्कुल, पंकज जी ने जैसी सलाह दी है वैसी अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक सवाल हमारे पास और ईमेल के जरिए आया हुआ है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। राहुल राघवेंद्र का, ये बताते हैं इनकी उम्र 32 साल है और ये सरकारी नौकरी करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अभी इन्होंने निवेश की शुरुआत नहीं की है, तो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी मदद चाहते हैं इसी में। सरकारी नौकरी होने के कारण इनका NPS अकाउंट भी है और इन्होंने अपने लक्ष्यों का जिक्र किया जिसमें इन्हें 12 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने घर के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें 50 लाख रुपए भी चाहिए। तो आप क्या सलाह देंगे इन्हें, कैसे इनको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए और कितना निवेश जो है शुरुआत में करना चाहिए पैसा? देखिए, अगर हम बात करें कि एक कैलकुलेशन की, तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए 12 साल में, तो करीब 26,000 रुपया महीना निवेश करना होगा। और साथ ही जो 50 लाख चाहिए 14 साल की हम बात करें अगर बच्चे के भविष्य के लिए, तो करीब 9,500 रुपया महीना निवेश करना होगा। तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो घर के लिए देखिए, हमेशा हमने देखा है अगर बड़ी कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो लोन लिया जा सकता है। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं घर के लिए, मैं कहूँगा कि आप डाउन पेमेंट के लिए प्लान कीजिए। ये आपको 36,000 रुपया महीना निवेश करना शुरुआत में शायद मुश्किल होगा, तो आप पहले घर के लिए सोचिए कि डाउन पेमेंट का प्रोविजन करना है, बाकी लोन लिया जा सकता है। जितना भी आप शुरुआत कर सकते हैं, 10,000 रुपया महीना, 15,000 रुपये महीना, जितना भी आप कर सकते हैं वहाँ से शुरुआत कर दीजिए। और हर साल इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है शुरुआत जल्दी करना, दूसरा डिसिप्लिन मेंटेन करना, और समय के साथ इन्वेस्टमेंट की जो राशि है उसको आप 5-10% से बढ़ाते जाइए ताकि ये गोल आपके अचीव हो सके। तो आप ये मत देखिए कि 1 करोड़ पूरा इकट्ठा करना है, आप डाउन पेमेंट का प्रोविजन कीजिए, वो भी काफ़ी रहेगा और ये करना संभव है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोनों ही लक्ष्य हैं आपके लंबी अवधि के, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे NPS में आपका पैसा मार्केट में लगता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का पैसा भी आपका मार्केट में जाता है। स्पेशली मेरी सलाह है कि आप जो शेयर मार्केट वाली स्कीम है जिसको हम इक्विटी फंड कहते हैं, उसमें आप निवेश कीजिए। एक लार्ज कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड और एक मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए। साथ ही एक बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से राहुल जी हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल भी कर पाएंगे। एक सवाल हमारे पास फेसबुक से आया है अभी त्रिपाठी का, ये जानना चाहते हैं कि नॉमिनी को अगर यूनिट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो रिडम्पशन जो है वो कितने समय के बाद कर सकते हैं नॉमिनी? जैसे ही यूनिट ट्रांसफर हो जाएंगी, आप उसी दिन, अगले दिन जब चाहे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार आप यूनिट होल्डर बन गए तो उसके बाद में आप एलिजिबल हैं उनको रिडीम करने के लिए जब चाहे। बिल्कुल, तो अभी जी एक बार जैसे ही आप यूनिट होल्डर बन जाएंगे तो तुरंत जो है आप चाहें तो अपने यूनिट्स को रिडीम भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहते हैं पंकज जी, इसमें क्या कुछ रकम का भी जिक्र होता है कि अगर 2 लाख या 1 लाख रुपए तक की रकम है तो नॉमिनी के लिए आसान रहता है उसको क्लेम करना? बिल्कुल, देखिए अगर 2 लाख से नीचे है, पहली बात तो अगर नॉमिनेशन है, नॉमिनी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात तब आती है कि नॉमिनी नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें नॉमिनी नहीं है या नॉमिनी की भी डेथ हो चुकी है, उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर 2 लाख से कम है तो आप एक सिंपल इंडेमनिटी बॉन्ड देकर, इंडेमनिटी बॉन्ड का भी एक फॉर्मेट है, वो जो फॉर्मेट है वो आपको इजीली जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं उनकी साइट पर या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनकी वेबसाइट पर, उनके ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं। वो ड्राफ्ट को आप प्रिंट करके, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर 600 रुपये का इंडेमनिटी बॉन्ड देना होता है जी, लेकिन स्टेट के हिसाब से ये रकम कम भी हो सकती है कहीं पर, तो इंडेमनिटी बॉन्ड देकर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत आसानी से 2 लाख से ऊपर है तो इंडेमनिटी बॉन्ड की जगह पे फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, लीगल हेयर सर्टिफिकेट देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।